बढ़ती आबादी पर सुप्रीम नोटिस। जी सलाम ने इस इशू पर अगस्त के महीने में भी चर्चा की थी, आप लोगों ने देखा होगा इसी शो में आज का मुद्दा में, जब वजीर आजम ने बात कही थी लाल किले की फसील से, और उसको लेकर उलेमा हजरात का भी रद्द-ए-अमल आया था और वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था। कुछ उलेमा हजरात तो इसको लेकर के अपनी साफगोई दिखाते हैं और कहते हैं कि हम इस दिशा में साथ हैं, हम अपने समाज को भी बेदार कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने साफ कहा, उलेमा हजरात ने, संजीव कौशिक जी, कि हम नहीं मानते हैं, हमारा मजहब, हमारा दीन, हमारी किताब, हमारी शरीयत इसको नहीं मानती है, हम अल्लाह की राह में बाधक नहीं बन सकते हैं। उसके बाद हमने उलेमा हजरात को भी शामिल किया था अपनी डिबेट में। हमने कहा कि भाई कई मुस्लिम देशों ने इस पर गौर खोज किया, बाजू में पाकिस्तान है, हमसे ही अलग हुए हैं, बांग्लादेश है, उनके यहां भी इस पर गौर फिक्र होता है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसको छोड़ दिया। तो हिंदुस्तान में लेकिन इसको लेकर राजनीति है, सियासी जमातें इसमें और खाद पानी डालती हैं और सभी अपने ढंग से इस पर राजनीति करती हैं, चाहे वो शिवम जी की पार्टी हो और चाहे जिस पार्टी को लेकर के आप बहुत सॉफ्ट दिखते हैं संजीव कौशिक जी, आपने वो भी अपने ढंग से अपनी बात रखती है। आपने यदि कुछ उलेमा हजरात की बात की आपने, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उसको समझने के लिए आपको राकेश सिन्हा का वो स्टेटमेंट हम आपको याद दिलाते हैं, शायद उससे आप बेहतर तरीके से समझ पाए। उन्होंने कहा था कि यदि इस तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई नीति आती है या कानून बनाया जाता है, तो उसमें यह भी देखने की बात है कि कौन सा ऐसा कौम है जिसकी जनसंख्या अचानक लगातार बढ़ती चली जा रही है और बहुत ज्यादा स्पीड से, तो उस पर ज्यादा अंकुश लगाने की जरूरत है। कुछ ऐसे कौम के लोग हैं जिनकी संख्या बिल्कुल नगण्य शून्य की तरफ है, वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती चली जा रही है, तो उनको नीचे से पुशअप करने की जरूरत है। अब आप हमें यह बताइए कि वो स्पष्ट रूप से कहना क्या चाह रहे थे, किस धर्म जाति विशेष के लोगों को वो ऊपर बढ़ाने की बात कर रहे थे, या किस धर्म जाति विशेष के लोगों पर जिनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिस पे वो अंकुश लगाने की बात कर रहे थे। यदि आप ईमानदार हैं तो कानून बनाइए, सब पे लागू कीजिए, पूरे देश उसके पीछे चलेगा और फॉलो करेगा। लेकिन जब आप राजनीति करेंगे इसमें भी, तो निश्चित तौर पे यदि आप शुरुआत करेंगे तो जवाब तो वही आएगा जो आपके उलेमा हजरात ने कहा था। और फिर मैं आता हूं उसी सवाल पे आता हूं कि यह जितनी संजीदगी वाली आपने सवाल यहाँ पे बैठ के शुरू की, हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम उस मुल्क में हैं या उस कंडीशन में हैं कि हम ये बात करें कि हमारे एक बच्चे से हमारा परवरिश हो जाएगा या 5 बच्चे की जरूरत मुझे नहीं है, ये कैसे तय करेंगे? हम उस स्थिति में अभी नहीं है। अभी हम उस रास्ते पे चल रहे हैं कि हिंदुस्तान मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी वाकई आप केवल शहरों में 4 लोगों के बीच में बैठ के ये फैसला होने वाला है नहीं। यदि कोई कानून लाने की ही बात होती तो प्रधानमंत्री जी लाल किले से खड़े होकर जो बात कर रहे थे वो इशारों में बात नहीं करते। उन्हें पता था कि यदि हम किसी कानून की बात करेंगे तो उसका खामियाजा या किस तरह से पूरे देश में खलबली मचने की बात है। तो उन्होंने इशारों में बात किया कि इसको समझने की जरूरत है। आप कानून से कतई, मैं बार बार कह रहा हूं कि कानून लाके आप कैसे कानून ला सकते हैं? ये हिंदुस्तान में ऐसा संभव नहीं है। हिंदुस्तान में ट्रिपल तलाक कानून भी आ गया, सीए भी आ गया, साहब बोल तो रहे हैं। मेरे शो में आप कहते थे संजीव कौशिक जी, मेरे शो में आप दुहाई की मेरे शो में आप दुहाई देते थे 370 हटा तो बवाल हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, नामुमकिन है। आप कहते एक से बढ़कर एक दफाएं और धाराएं बता खून करूंगा, कहां गए वो? अरे साहब, अरे भाई साहब आप ही कहते थे ताला बंद कर दीजिए, हर एक के दरवाजे पे फोर्स खड़ा कर दीजिए, फिर आप बात को कहीं और ले जाना चाहते हैं। बताइए, फोर्स अगर हटा देंगे तो आप जान से मार देंगे। आज क्या डिसीजन दिया? नहीं, आप फोर्स हटा लेंगे तो जान से मारिएगा। थोड़ी सी भी यदि सरकार को गैरत हो तो उसमें सफाई दे। सरकार को थोड़ी सी भी गैरत हो तो सफाई दे। कोर्ट ने क्या कहा आज? क्या कहा कोर्ट ने? शपथ लगाई जिस तरह से, आपको फिर भी बात समझ में नहीं आ रही है कोर्ट ने क्या कहा? आपने मानवीय अधिकारों का एक तरह से जिस तरह से हनन किया, आपको क्या कहा गया आज? आपने दिन में यहाँ पे संतुलन और सुरक्षा को इक्वल करने की बात कर रहे हैं। तो आप बताइए, आपको बात ही समझ में नहीं आती है तो क्या किया जाए? भाई एक जगह अगर इतने जमाने से किसी चीज को बैन किया गया है, उसमें सरकार ने एक लाइन, सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने एक लाइन दिया है, तो उसका सबने स्वागत किया है। इसमें आपको शपथ लगाना और ये भाषा जो कांग्रेस की कहां से लाए आप? कमाल कर। मेरे इशू पर है, मेरे मौजू पर है, मेरे मौजू पर शिवम त्यागी वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों की नीयत सही नहीं रहती है चीजों को लेकर के, इसलिए लोग आप लोगों पर यकीन नहीं करते और इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके ही लोग, जैसा कि मैंने बताया, जो कि बच्चे पैदा करने की बात करते हैं। एक और लीडर का हवाला दिया और उन्होंने बताया कि इस वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए इससे ज्यादा
पैदा करना, ये इसको कम करवाना है। इस तरह के बच्चे नहीं है उनके, इस तरह का नेचर सोच अगर ये है तो फिर तो बन गया जनसंख्या नियंत्रण कानून और फॉलो हो गया देश में। जवाब देने के लिए जिसने पिटीशन फाइल करी है वो बैठी है, उनसे पूछ लीजिए उन्होंने किसी जाति विशेष, धर्म या किसी और शब्द का इस्तेमाल अपने पिटीशन में किया हो तो नहीं किया होगा। 100% बात है, क्योंकि उन्होंने बात की इस भारत की और इस भारत में सभी जातियां आती हैं। और जो आपने बार बार कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, इस देश में इस तरह का कानून नहीं बन सकता, तो एक बात समझ लीजिए संजीव कौशिक जी, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। इस देश की, इस राष्ट्र की बेहतरी के लिए जो भी कानून की जरूरत होगी वो यहां बनेगा। और आप जो ये तर्क दे रहे हैं कि 5 बच्चे हैं वो बड़े होकर अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं, माफ कीजिए, लेकिन अगर इस देश में संसाधन ज्यादा होंगे, एक जनसंख्या कंट्रोल होगी, तो सरकार भी उस स्थिति में पहुंचेगी कि इस देश के लोगों को सही व्यवस्थाएं मुहैया कराई। प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, बोल देते ना, जब आप इतने मजबूती के साथ यहाँ गप मार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश को बिल्कुल साफ कहा कि इस पर बात होनी चाहिए। बात होने का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें हिंदू मुस्लिम पैदा होते ही घुमा दें। अभी किसी मसौदे पर कोई नहीं पहुंचा है और आपने पहले ही कह दिया कुछ। ये देखिए, एक चीज बताइए, राकेश सिन्हा जी ने एक बात कही, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात कही, हम बात कर रहे हैं कोर्ट पर, तो जाहिर है कोर्ट वो डिसीजन करेगा। 2 लाइन वो बोले, 6 लाइन में आप रहने दीजिए। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं, हर चीज में हिंदू मुस्लिम घुसाने की क्या जरूरत है? अगर आप अभी तो आपने कहा कि एक जाति में नाम कम आएंगे, एक में ज्यादा आएंगे, एक को बढ़ाने की जरूरत है, एक को घटाने की जरूरत। अरे किसने देश में कोई भी कानून किसी भी जाति धर्म को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए नहीं बनता। पूरा लाइन तो कम से कम सिर्फ एक मुद्दा चाहिए, नाम बताया मैंने। इसी तरह से आपने इस देश में सीएए के नाम पर दंगे भड़काए, और अभी जो पॉपुलेशन कंट्रोल की सिर्फ शुरुआत हुई है, शुरुआत होते ही अपने आप ने अपनी राजनीति फिर से खेलना शुरू कर दिया। अरे किसका हमने नाम लिया? वो याद नहीं है आपको? नहीं, आपको एक ही नाम, इतना सेलेक्टिव क्यों है? आप ये सेलेक्टिव एमनीशिया कहां से लाते हैं? आपको याद नहीं आते, आपको मनमोहन सिंह याद नहीं आता, माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। शिवम त्यागी सुनिए, शिवम त्यागी सुनिए ना बात को। शिवम त्यागी राज्यसभा के मेंबर हैं भाई, कोई ऐसे वैसे लोग नहीं बोलते। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे इस देश के, जब उन्होंने कहा था दैट माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री, मतलब इस देश की माइनॉरिटीज का इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है। क्या ये माइनॉरिटी पर राजनीति नहीं है? इस देश के प्रधानमंत्री कहे तो ठीक, और उसी बात को रिपीट राज्यसभा सांसद कर दे तो वो गलत, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से। अरे साहब, बात सिर्फ इतनी सी है कि इस देश में पॉपुलेशन, जनसंख्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसका सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। और किसी के 5 बच्चे हो तब उनके माता पिता को खाना मिलेगा, संजीव कौशिक, ऐसा नहीं है। इस देश में सबसे जरूरी है इस समय जनसंख्या नियंत्रण। आप समझ नहीं रहे। आप बाहर निकलिए, आप तो नोएडा में रहते हैं, दिल्ली के पौष इलाके में रहते हैं, आपको नहीं पता परेशानी कितनी ज्यादा है। आप चले जाइए एक बार महाराष्ट्र में, आपको समझ आएगा जनसंख्या कितनी जरूरी है। अगर उस पर नियंत्रण नहीं लगा तो आने वाले समय में क्या होगा? पॉपुलेशन की वजह से कुपोषण के शिकार बच्चे हैं या सरकार के गलत नीतियों की वजह से? क्योंकि सरकार बेरोजगार पॉपुलेशन की वजह से या सरकार की गलत नीतियों की वजह से। आ रहा हूं जैसे जैसे को तैयार नहीं। देखिए अंबर अपोजिशन, कम हो रही है ना अपोजिशन के, मैंने कई लोगों का रद्दअमल सुना इस इशू पर लेकर के, कई बुद्धिजीवियों का भी, दानिश्वरों का भी रद्दअमल सुना। वो कहते हैं कि आप इस पर बहुत सख्ती नहीं कर सकते हिंदुस्तान में, जैसे जैसे एजुकेशन लोगों के बीच पहुंचता जाएगा लोग खुद समझदार होते चले जाएंगे। अब उसके लिए 50 साल भी लग सकते हैं, 100 साल भी और लग सकते हैं, क्योंकि बकौल संजीव कौशिक जी अभी वो हालात ही नहीं बने कि लोग इतना सोचे। देखिए वो जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो सिर्फ हालात बनने का इंतजार करते रहते हैं, और उन्होंने किसी भी मुद्दे पर कानून लाने की कोशिश नहीं की। हमेशा उनको लगता है कि ये चीज तो हो ही नहीं सकती, जबकि इस दौर में बहुत सारी चीजें जो पहले नहीं लगती थी हो सकती थी, हो गई है। लेकिन आप ये देखिए, ने भी ईमानदार कोशिश की। मैं दूसरों के, आपने कहा ना कि नहीं हो सकता, कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ है अब तक 70 सालों में। तो आपको कोशिश में आप रिजल्ट दिखाने की जरूरत है ना। हम सिर्फ यही बैठ के इंतजार करते रहे कि कोई जादू होगा, लोग अपने आप समझ जाएंगे। लोग समझते हैं, लेकिन वो तबका जो नहीं समझता है, हमें उनको समझाने की जरूरत है कानून के तहत। और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, तो वो किसी भी पोलराइजेशन में नहीं आएगी कि कांग्रेस के बंदे ने क्या कहा या ओवैसी ने क्या कहा या राकेश सिन्हा ने क्या कहा। वो इस देश को समझते हुए, इस देश की जरूरत को समझते हुए, जनता की परेशानी और रिसोर्सेज को समझते हुए फैसला लेंगे। तो हमें इस पे पोलराइजेशन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। हालांकि जब भी कोई भी किसी भी मुद्दे पे कानून बनने की कोशिश की जाती है या आने वाला होता है, तो उसका ध्रुवीकरण किया जाता है। उसमें एक धर्म विशेष के अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा करने की कोशिश की जाती है कि आप इस मामले में मैंने कई लोगों की राय के अगेंस्ट
इससे। मैंने इसी शो में कई लोगों की राय भी ली थी, पहले भी हमने किया है यासिर जिलानी साहब, उसमें उलेमा हजरात का तो उसमें मजहबी मामला इसको मानते, उसमें दखल अंदाजी वो बर्दाश्त नहीं कर, उन्होंने कहा कि ये नहीं है। लेकिन अब आप मुझे समझाइए, मान लीजिए अगर हुकूमत इस सिमत में थोड़ा भी आगे बढ़ती है, अगर कुछ करती है, कानून भी लेकर आती, किस तरह का होगा? क्योंकि लोगों को उसको लेकर भी है कि क्या बहुत चाइना की तरह सख्त होगा, या मतलब लोगों को संसाधनों से बेदखल किया जाएगा, वोटिंग के अधिकार छीने जाएंगे, या सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी जिसके ज्यादा बच्चे होते हैं, इस तरह की कुछ सख्ती लाई जाएगी या क्या किया जाएगा? दूसरे स्टेट इस तरह ये तो बहुत सारे स्टेट में भारत में है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, पंचायत के, आप नगर पालिका के चुनाव नहीं लड़ सकते अगर दो से हम दो और हमारे दो का कोई भारतीय जनता पार्टी और संघ ने थोड़ी आपको आपके सामने रखा। और मुझे सिर्फ कौशिक जी को ये कहना है कि कुछ मुद्दे कौशिक जी ऐसे भी हैं जो जरा आप अपने आलाकमान से पूछ लिया कीजिए कि इस पे हमारा विरोध करना जायज है कि नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसा विषय होता है आपके आसपास, सुन लीजिए अरे सुन लीजिए, कुछ विषय ऐसा भी है हमारे आसपास जिसमें हम सबको मिलके, हम विपक्ष को, सत्ता पक्ष को, इन सारी चीजों को अलग रख के हमें इंसानियत के तकाजे को ध्यान रख के यासिर जिलानी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के क्वेटा में बम धमाका हुआ है, मस्जिद के पास धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई है, धमाके में कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। बड़ी खबर पाकिस्तान से, पड़ोसी मुल्क से, जहां पर क्वेटा में बम धमाका, मस्जिद के पास ही धमाका हुआ है जिसमें कि 13 लोगों की मौत की खबर आ रही है और कई लोग जख्मी भी हुए। इसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं, अफवाज इसमें शामिल हैं, तो कई अफराद भी इसमें जख्मी हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी इसमें जख्मी हुए। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के क्वेटा में बम धमाका, मस्जिद के पास धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तान से। तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में दहशतगर्दी बीच बीच में अपने सर उठाती रहती है और जिस तरह से वो दहशतगर्दी को फरोग देते हैं वो कभी कभी उन पर भी हावी होते हैं। और अफगानिस्तान से लेकर के उनकी जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर इस तरह की तंजीमें कई हैं जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, जिनको पहले कभी उन्होंने फरोग दिया, अब वही उनके लिए नासूर बनी हुई हैं। जब वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है तो फिर वो इस तरह से रिएक्ट करती हैं। तो पाकिस्तान में मस्जिद के पास क्वेटा में बम धमाका जिसमें कि 13 लोगों की मौत, कई अफराद जख्मी। बड़ी खबर इस वक्त, ब्रेकिंग न्यूज पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। पाकिस्तान में क्वेटा में मस्जिद के पास धमाका, 13 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। बढ़ती आबादी पर सुप्रीम नोटिस, और हम सभी लोग जानते हैं कि बढ़ती हुई आबादी आने वाले दिनों में हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ी मुसीबत पैदा करेगी और हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी की इस सिमत में कुछ सोचे। ऐसा नहीं है कि परिवार नियोजन को लेकर के, फैमिली प्लानिंग को लेकर इस देश में काम नहीं हुआ है, हो रहा है, बाकायदा इसके लिए मिनिस्ट्री है, काम होता है, स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए तमाम हो रहा है काम, लेकिन उसके रिजल्ट्स वैसे नहीं मिलते हैं जैसे कि टारगेट होता है या होना चाहिए। यह भी इस देश की सच्चाई है। इस देश में उसको लेकर के चर्चा ही उस संजीदगी के साथ नहीं होती। मैं आप लोगों से, सब लोगों से गुजारिश करूंगा, हम लोग आखिरी मरहले में हैं इस डिबेट के, चाहूंगा कि एक एक करके हम बात करें। संजीव कौशिक जी, इस देश के साथ दिक्कत भी तो है, क्यों नहीं है संजीदा इस मामले को लेकर के, जबकि हम सब लोग रोज इस चीज से दो चार होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है इस देश के साथ? कौन सी राजनीति, क्या इस देश के लोगों के दिमाग में घुट्टी बनाकर बैठा दिया गया है कि वो इस दिशा में कभी संजीदा होते नहीं? देखिए, मेरा मानना यह है कि मैंने शुरुआती दौर में ही कहा था कि जिस समय हमें आज आज़ादी मिली उस वक्त की जनसंख्या और आज की जनसंख्या में जमीन आसमान का अंतर है। फिर भी उससे बेहतर तरीके से, बेहतर साधन और संसाधन के साथ हम जिंदे हैं, सुख सुविधा संपन्न है। ये तो मन को बहलाने की बात है। आप अजीब सी, आप कमाल की बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? कमाल की बात कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से बाहर निकलते हो 2 किलोमीटर के दायरे में तो आपको अरे कभी आप आसाम में जाके देखो, बंगाल को जाके देखो, बिहार को देखो, जहाँ के आप बिहार से आते हैं, अपने गाँव में जाके देखिए क्या हालत है। क्या बात करते हैं आप? कम से कम बिहार में भी वही हालत है जो अभी से 50 साल पहले था, वही हालत। अरे नहीं, क्या देखिए सर, आप अगर भाई के घर में सुन लीजिए, अब मैं क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी देखते हैं, एक भाई के घर में सुन लीजिए ये हालत हो गई है
जो पहले हमारे खेत खलियान हुआ करते थे, जहां हम सोचते नहीं थे क्योंकि हम वहां से अन्न निकालते थे अपनी जमीन से, आज उस खेत खलियान की यह हालत हो गई है, खेतों में घर बनाए जा रहे हैं। हमारे 5-5, 6-6 भाइयों के अंदर जमीनों का बंटवारा हो गया। ये है इस सोच को खत्म करने सारा अन्न जो खा रहे हैं सोचा जा रहा है, ये सोचा जा रहा है। अरे सुनिए, और ये सारा अन्न जो खा रहे हैं विदेश से निर्यात हो जाएगा धीरे धीरे। कमाल की बात कर रहे हैं आप साहब। कम जमीन में भी सुविधाएं। अरे कौशिक जी क्या बात कर रहे हो? कम जमीन में भी अब पहले जितना जमीन से अन्न उपजाते थे उससे ज्यादा उपजा रहे हैं। आप इसी उदाहरण आप अपने गांव का ले लो। हमने तरक्की की है। क्या संजीव कौशिक जी माना जाए कि नहीं, संजीव कौशिक जी माना जाए कि संजय गांधी के उस पूरे मूवमेंट के, उस पूरी तहरीक के, उस पूरी कवायद के फेल होने के बाद आपको ऐसा सदमा लगा है कि उसके बाद आप इस दिशा में सोचना भी नहीं चाहते? नहीं कर रहा हूं। नहीं, कोशिश की थी ना। नहीं देखिए, बहुत कोशिश की थी एक, और जो कोशिश की गई वो तो बहुत ही बुरी तरह से फेल हुई इस देश में। मैं मानता हूं कि ये कमी रही, तो इसके बाद कोई और अगर वजह से ये काली के सही संत में करना चाहे तो आप उसका साथ भी नहीं देंगे। मैं इस चीज को खुद मानता हूं, लेकिन एक चीज और आप हम बताइए। वो हमें बता रहे हैं खेती के बारे में बता रहे हैं। साहब हम खेतिहर किसान के ही, मजदूर के ही लड़के हैं। आप उनकी बात करें, अगर खेतिहर किसान की बात हो तो क्यों है? संजीदा बात सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए ना, फिर आप ही लोग जवाब दें। अरे बात ही नहीं सुनेंगे। हम ये कह रहे हैं कि पहले जितना 1 बीघे में जितना रकम उपजाई जाती थी, जितना अन्न उपजता था, आज उससे कम जगह में, कम जमीन में उससे ज्यादा बेहतर हम उपजा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि यदि बढ़ती हुई जनसंख्या परेशानी का कारण है तो सरकार निश्चित रूप से इसमें फेल्योर है। सरकार यदि संजीदगी के साथ इस पे काम करे तो आज आप हमें ये बताएं कि क्या बेरोजगारी यदि समस्या है देश में तो उसके लिए बढ़ती आबादी है कारण? आप नहीं मानते है तो उसके लिए बढ़ती आबादी कारण है? आप हमें बताइए, कुपोषण यदि है तो उसके लिए बढ़ती आबादी कारण है? साहब नहीं। ठीक है, सरकार बेहतर तरीके से प्रबंधन करने में नाकामयाब है। ये करे, ठीक है। समस्या वही बात जो असदुद्दीन ओवैसी ने कही थी कि हमारी सरकार प्रबंधन करना जानती नहीं है। अंबरजदी अब जवाब दीजिए। बढ़ती आबादी कोई परेशानी नहीं है बकौल संजीव कौशिक जी, बकौल असदुद्दीन ओवैसी हमें मैनेजमेंट नहीं आता अपनी ज्यादा आबादी का। देखिए, मैंने पहले भी आपको आंकड़े बताए, जो चीजें हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके हिसाब से हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो हम अपनी जनसंख्या को रिसोर्स मान नहीं सकते हैं। और जो अभी संजीव कौशिक जी कह रहे हैं कि 1 बीघा जमीन का रेट पहले कितना था, बढ़ गया, तो हम सस्ती और मंदी का यहाँ पे मंदी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास कितनी जगह अवेलेबल है। हमारे देश में जगह, प्लॉट, जमीन खत्म होती जा रही है। हमारे पास लोग बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पे पहले हवेलियां होती थी, अब वो फ्लैट्स बनते जा रहे हैं। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि 2% बैठ करके इस तरह की प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं कम्युनिटी में काम करती हूँ। आप जब तक जमीन पे नहीं आएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। कम्युनिटी में जाके काम करती हूँ, मैं इसी रूम में बैठ के काम, राजनीति नहीं करती हूँ। नहीं, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 12 साल की उम्र से काम करती आई हूँ, तो आप मुझे इसी रूम राजनीति ना बताएं। मैं आज भी सड़कों पे उतरकर धूप में जाके काम करती हूँ गरीबों के बीच में, और मैं उन लोगों के मुद्दे को समझती हूँ। आप लोगों को लग रहा है कि एक प्लॉट की कीमत बढ़ गई है तो देश तरक्की कर रहा है। आप गलत चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं। आप गरीबों के बीच में जाके काम करती हैं। काम नहीं है, बच्चे बहुत ज्यादा है तो उनको वो भीख मंगवाते हैं। कभी जाकर झुग्गी में किसी को समझाने का प्रयास किया है कि आपके 3 बच्चे हो जाएंगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको खाना नहीं? आके कभी मेरे ऑफिस आइए और मुझसे पूछे ना क्या क्या काम करती है, तो मैं आपको लंबी फहरिस्त दिखाऊंगी। दूर तक जाने की जरूरत नहीं है अम्मा, लेकिन वो कह रहे हैं ना ये सारी तकलीफें सरकारों की नीतियों का फेल्योर है। वो कह रहे हैं देखिए, नीतियों का फेल्योर है क्योंकि बार बार पक्ष विपक्ष और सरकार इस पर उसका ध्रुवीकरण करती है। क्या कर रही हैं आप? अरे भाई, आप देखिए, अगर जनसंख्या की बात हो रही है तो आप इसमें हिंदू मुसलमान कर देते हैं, हिंदू मुसलमान कर देते हैं। ओवैसी जी कहते हैं, ओवैसी हर कोई अपनी राजनीति बनाने की कोशिश करता है। सरकार के साथ जाना है। अल्लाह के वास्ते राष्ट्र हित में भी कुछ बोल लिया कीजिए, कभी राजनीति भूल जाया कीजिए, कभी तो राजनीति भूल जाया कीजिए। देश हित के बारे में थोड़ा सा सोच लीजिए कि हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत कम है। सरकार की आलोचना करना देश सरकार की, अरे भाई सरकार को देश की जो मांग है, जो नियम कानून बनने की जरूरत है, उसको बनाना पड़ेगा। क्या मांग है सरकार की? आपको नहीं पता हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 150 करोड़ हम लोग होने वाले हैं। 2% हमारे पास पूरे संसार की जमीन है, 4% पीने का पानी है, और आप उसको रिसोर्स बोल रहे हैं कि हमारे पास जो हमारी यूथ है, हमारी जनसंख्या है, वो रिसोर्स है। आप इसको बारीकी समझे नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, मिला होता तो वो सड़कों पे होता। बिल्कुल। अरे अभी आप गलत चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं। जो मुद्दा है उसको बारीकी समझिए प्लीज, शांति से बैठकर गंभीरता से सोचिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस चीज का कंपैरिजन कहां कर रहा हूँ। ठीक है, बेरोजगारी और मंदी की बात नहीं हो रही है, जनसंख्या और रिसोर्सेज की कमी की बात हो रही है।
क्या देश में कुपोषण जनसंख्या की वजह से? जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगर एक आदमी के 5 बच्चे की जगह 2 बच्चे होंगे ना, तो वो उनको सही से खाना पानी दे पाएगा और सही एजुकेशन दे पाएगा। हर किसी के बस की नहीं कि 10 बच्चों को, हमारा देश उस लेवल पे यूएस नहीं है कि 10 बच्चे हम 2 बच्चे पैदा करें, 7 बच्चे अडॉप्ट कर ले, उनको बहुत अच्छी लाइफ दें। हम नहीं है उस कंडीशन में। हमें समझने की जरूरत है अपने देश के रिसोर्स को देखते हुए, हमारे देश की जनसंख्या हमारे लिए रिसोर्स नहीं है, समझिए प्लीज। इनकी मानसिकता अभी सामने आ रही ठीक है, मैं आ रहा हूं एक मिनट, मैं आ रहा हूं यासी जान साहब। मैं शिवम आपके पास आना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के शुरू से बात करती रही है। ये आप लोगों के बड़े लीडरों के भाषणों में भी ये रहा है। अब वो उसके पीछे की नीयत क्या है वो तो आप बताएंगे मुझे, और उसको लेकर संजीव कौशिक जी सवाल भी उठाते रहे। लेकिन सवाल ये है कि क्या परफॉर्मा है, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने जा रही होगी सरकार या कभी लाएगी तो किस तरह का होगा, मतलब कुछ तो बताइए। सबसे पहले तो एक चीज हमें देखने की जरूरत है कि ना तो या आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सोच में वो कैसा कानून है, ना तो हम चाइना को फॉलो कर सकते ना ईरान को। हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज ये आपको समझनी पड़ेगी कि ये भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस नहीं है। हमारी जो भी चीजें हैं वो 1954 से ही शुरू हो गई थी। अगर हम बात करें इस देश में कश्मीर में 370 एब्रोगेशन का, तो हमेशा से वही है। अगर हम बात करें CAA का, तो हमेशा से वही है। कांग्रेस ने हमेशा से क्या किया है कि उन्होंने नेहरू लियाकत पैक्ट तो किया, लेकिन जब उनको लगा कि माइनॉरिटीज को नहीं ला पाएंगे तो इसको खींचते रहे। सुन लीजिए जरा, उसके बाद जब इन्होंने कहा कि NRC लाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर देखा कि नहीं, इसे नहीं ला सकते, ये देश के लिए सही नहीं है और ये कहीं ना कहीं हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, तो नहीं लाए। आज पॉपुलेशन पर भी यही हाल है। आपने काम तो किया, लेकिन आप करते क्या है कि एक चीज को शुरू करते हैं, देखते हैं कि नहीं यार, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, एक पर्टिकुलर जनता को अगर अपीज करना है तो इससे दूर रहना पड़ेगा, तो दूर रहते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस चीज के लिए कटिबद्ध है, लेकिन गलत तरीके से आप लिए सभी के सुझाव, और खास तौर से मैं कहूंगा कि इसका अगर हम परफॉर्म और प्लानिंग की अगर हम बात करें तो ये बात बिल्कुल साफ है कि ये किसी एक विशेष वर्ग के लिए बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, इसमें कोई भी वर्ग छूटेगा नहीं। तीसरा, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, सबके लिए नियम कानून एक होगा। और चौथा, मैं एक लास्ट बात और कहना चाहता हूं, संजीव जी, जो आप ये बार बार कह रहे हैं कि गरीबों की गरीबी 5 बच्चों से दूर होती है, आप ये विश्वास कीजिए, इस देश में अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो उसका सबसे ज्यादा फायदा गरीब को ही होगा। आप वर्ल्ड वाइड उठाकर देख लीजिए, इस देश में दुनिया में जितने भी बिलियनेयर हैं उनको जनसंख्या से परेशानी नहीं है। वो 4 बच्चे 5 बच्चे रख सकते हैं क्योंकि उनके पास इतनी संसाधन है। गरीब के पास इतने संसाधन नहीं होते, उसको सरकार की बेहतर स्कीमें, सोशल वेलफेयर की बेहतर स्कीमें उसके दरवाजे तक पहुंच सके। वही तो मैं एक या 2 बच्चा है, अगर वो नहीं भी काम करता तो वो अच्छे से पढ़ सके, लिख सके, उसको अच्छी नौकरी मिल सके। इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून कहीं ना कहीं बेनिफिशियल उन गांव वालों के लिए ही है, ना कि उस अमीर के लिए जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा है वो तो सारी सुविधाएं खरीद सकता है, लेकिन मुझ जैसा व्यक्ति नहीं खरीद सकता, उसके पास उतना पैसा नहीं है। अब आप करोड़पति हैं तो इसमें मेरी गलती नहीं है ना। ठीक है, मैं कहता हूं गरीब के लिए ही ये फायदे की चीज है। अगर बच्चे कम होंगे, जनता कम होगी, तो कहीं ना कहीं फायदा होगा गरीब। ठीक है जिलानी साहब, मिल्लत को इसको लेकर के शुरू से बड़ा एतराज भी रहा है कुछ लोगों को, हालांकि मुसलमानों में भी अब इस मामले को लेकर 2 फाड़ हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा इस सिमत में अब सोचने लगे हैं, और हम आप पढ़े लिखे जिस तरह के लोग हैं, हम भी मुस्लिम तबके के लोग हैं और हम इस दिशा में अब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी मिल्लत के बीच में ये पैगाम है, ये बात है कि ये शरीयत में, मजहब में दखल अंदाजी होगी और कहीं ना कहीं एक नया फितना इसको पैदा करने की कोशिश होगी। ये आप लोगों के लिए बड़ा चैलेंज होगा अगर आपकी हुकूमत में ये काम होता है तो। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वरना आप लोग भी अगर टालते चले जाते हैं जैसा कि पहले भी होता रहा है तो फिर कोई बात नहीं हो सकता है। क्या मरकजी हुकूमत कोर्ट को जवाब दे, वो तो देखने वाली बात होगी। ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो धर्मगुरु हैं, जो उलमा हजरात हैं, जो मुफ्ती इकराम हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं कौम के रहबर बने हुए हैं, वो ज़रूर इस पे सवाल उठाएंगे। लेकिन एक आपको रोशनी जो नई दिखाई दे रही है, जो नई जनरेशन, अभी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भारत में हुए हैं हमारे आसपास, जिसमें ये देखने को मिला है कि एक नई जनरेशन भारत में मुसलमानों की भी लीडरशिप आ रही है धीरे धीरे। उनको इस बात का, वो देखिए वो विश्वविद्यालय से निकल के आ रहे हैं, वो कॉलेज से निकल के आ रहे हैं। केरल में जिलानी साहब, केरल में एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है, मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है। वहां पर स्टडी करते हैं तो पाया जाता है कि 1-2 बच्चे, 1 या 2 बच्चे केरल में है। ठीक है सर, उत्तर प्रदेश में ये बात नहीं है, नॉर्थ इंडिया में ये बात नहीं है। तो सीधे तौर पर इसको मुसलमानों में भी शिक्षा से जोड़े। मैं ऑफ कोर्स एजुकेशन से जोड़ना पड़ेगा, और मैं जो यंग
मुस्लिम नौजवान जो इस वक्त की नस्ल है 20 साल से लेके 35 साल वाली 35 इयर्स तक की जो है वो पढ़ी लिखी है, वो विश्वविद्यालय से, कॉलेज से, स्कूल से निकल के आ रही है और उसको ये समझ है। और आप देखिए कि आपने केरला का जो एग्जाम्पल दिया है वो बिल्कुल 100% सच है। और तमाम उत्तर प्रदेश का अभी का अगर रेशियो या रायशुमारी जो भी सरकार कराएगी या खुद अगर आप रिसर्च आपकी कोई एनजीओ है जो कर रही हो उनसे पूछिएगा तो उसमें आपको आबादी जो है कम है, आपको 2 बच्चे ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, इससे ज्यादा आबादी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि रिसोर्सेज कम है, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन चाहिए, कॉन्वेंट एजुकेशन चाहिए या सरकारी एजुकेशन भी चाहिए। तो साहब ये बड़े शहरों के मुसलमानों की बात हो रही है। जी मैं अभी भी कस्बों में, छोटे शहरों में, गांव में हालात नॉर्थ इंडिया में मैं आपको वही बात बताने तो जा रहा हूँ, सुन लीजिए आप। अंबर तो काम कर रही है, लोगों को पता होगा उन मदरसों में जहाँ से, और उसके पीछे पे आप इशारा मजहब भी बड़ी वजह है, लोग मजहब का हवाला देते हैं। मैं सीधे जा रहा हूँ मदरसों पे, वहाँ पे मैं इशारा कर रहा हूँ, जहाँ पे आप इशारा कर रहे हैं मैं वही पहुंच रहा हूँ। उनके लोगों के साथ हमें बैठना होगा, हमें भी बताना होगा, हमें भी अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, तैयारी करना होगा धर्म के लिहाज से, जो हमारे रिलीजन ने हमसे कहा, जो उनको कोट करना होगा, चाहे वो हदीस के जरिए कोट करना हो, चाहे वो हमारी जो पाक किताब है उसके जरिए कोट करना हो। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनको ये बात समझ में आए, तभी वो मजबूत हो पाएंगे। और मजबूत तभी होंगे जब आबादी कम होगी। ये कोई तर्क जैसे कौशिक जी कह रहे थे कि रोजगार का मसला, इसका मसला, उसका मसला, ये भटकाने वाली बात है। आपको अगर मजबूत बनना है, हम भी बड़े परिवार और जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ ही हैं। लेकिन आप जब बात करते हैं, ठीक है, इस पर हम लोग और चर्चा कर लेंगे सर, और चर्चा कर लेंगे सर। आज वक्त पूरा हुआ जाता है, मैं आप दोनों से माजरत चाहूंगा, वरना इस पर हम और तफसील से गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जब भी इस पर बात होगी इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को अपने साथ रखूंगा, हम लोग इस पर बात करें। बहुत गंभीर और संजीदा बात है, इसको करते रहना चाहिए वक्त वक्त पर, इससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत सारे लोग सोचने पर मजबूर होते हैं। बहरहाल अब देखना होगा मरकजी हुकूमत किस तरह का जवाब अपना देती है ऑनरेबल कोर्ट को, इस पर हम तमाम लोगों की नजर रहेगी। फिलहाल इस प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत शुक्रिया।